गुड इवनिंग आप सभी को। साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो इस इकोनॉमी के मेंस क्लास में आप सभी का स्वागत करते हुए आज हम उत्तर लेखन अभ्यास सीरीज की अगली क्लास में इकोनॉमी की क्लास में हम जो है टॉपिक को जो देखेंगे वो है हमारा गरीबी जो टॉपिक है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज हम उसके थोड़ा थ्योरी पोर्शन को ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, गरीबी से आप क्या समझते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो जल्दी से आप लोग जितने भी लोग एप्लीकेशन वाले हैं और यूट्यूब वाले हैं जल्दी से आप लोग लाइव ज्वाइन हो जाएंगे। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से लाइव जुड़ेंगे आप लोग और एक बार कंफर्म कर देंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। तो एक बार बता देंगे, जल्दी से बताएंगे भाई, आप लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाएंगे। जल्दी से लाइव जुड़ जाएंगे आप लोग फटाफट से। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, वॉइस क्लियर आ रहा है तो एक बार कंफर्म कर देंगे आप लोग ताकि हम क्लास कंटिन्यू यहाँ पर जारी रख पाएंगे अपनी। एक बार क्लियर बता देंगे भाई, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो वॉइस वगैरह क्लियर है तो एक बार कंफर्म बता देंगे। तो यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है अपन गरीबी को देखेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे इसको पॉवर्टी। गरीबी पॉवर्टी क्लियर है, ठीक है। बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे, लाइव वाले जितने भी हैं, बाकी एप्लीकेशन वाले भी जुड़ेंगे। तो गरीबी से आप लोग क्या समझते हैं? जैसे गरीबी की बात तो हर कोई करता है, लेकिन गरीबी से आप लोग क्या समझते हैं? आपके दिमाग में क्या चीज़ें आती हैं गरीबी? सबसे पहले गरीबी शब्द सुनकर क्या चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं? एक बार कमेंट करके बताएंगे आप लोग गरीबी से क्या समझते हैं। गरीबी से मतलब जैसे कि, चलिए आप लोग बताइए पहले, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। आप लोग एक बार बता देंगे अपने दिमाग से
गरीबी शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? गरीबी से आप जितना भी जानते हैं उसको एक बार बताएंगे आप लोग, बाकी लोग भी लाइव जुड़ जाएंगे ना। गरीबी से क्या समझते हैं भाई आप लोग? अब जैसे गरीबी जो है उसका मतलब क्या होता है? सामान्य भाषा में जो अपनी जो आधारभूत चीज़ें हैं जीवन की, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान जो आधारभूत चीज़ें हैं, बेसिक नीड है ये जीवन को जीने के लिए। तो जो आदमी इन आधारभूत चीज़ों को का वहन करने में भी सक्षम नहीं है, ठीक है, जो आदमी इन आधारभूत चीज़ों से वंचित है, तो उसे हम गरीब की श्रेणी में रखते हैं। पर्याप्त मात्रा में जीवन की सभी आवश्यक चीज़ों का उपलब्ध ना हो पाना, ठीक है, आपका भी कहना सही है। आवश्यक चीज़ें तो बहुत सारी है, लेकिन जो बेसिक जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो आधारभूत चीज़ें हैं, वह केवल आपके एक तो खाना होना चाहिए, आपका रहने के लिए छत होनी चाहिए और आपके पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए। ये मूलतः 3 चीज़ें जो है आपकी मूलभूत आधार चीज़ें हैं, मूलभूत चीज़ें हैं। अगर इसको वहन करने में या इससे कोई आदमी अगर वंचित कहलाता है तो उसे हम गरीबी की श्रेणी में रखते हैं उस व्यक्ति को, ठीक है। तो ये आपकी मूलभूत चीज़ों से अगर वो वंचित रहता है तो उसे हम गरीब व्यक्ति बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? मतलब कह सकते हैं कि अपन जो निम्नतम जो जीवन स्तर है उसको भी पाने में क्या है, असमर्थ है कोई, जो जीवन स्तर का जो निम्नतम रूप है ना। जीवन स्तर का जो निम्नतम रूप है उसको भी अगर क्या है कोई व्यक्ति वहन करने में असक्षम है, असमर्थ है, तो उसे हम गरीब की संज्ञा देते हैं, ठीक है, उसी को गरीबी बोला जाता है, ठीक है। निम्नतम जीवन स्तर को भी वहन करने में कोई असमर्थ है, तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। ये आपका बेसिक डेफिनेशन आपकी हो गई, जो साधारण बोलचाल की भाषा में हम जो यूज़ करते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में जो बोलते हैं गरीबी। जैसे अब गरीबी वर्ड आप लोग सुनते होंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही चीज़ें आती होंगी। सामान्य बोलचाल में तो हम हर जगह सुनते रहते हैं, तो सामान्य बोलचाल की भाषा में गरीबी का मतलब तो यही होता है, ठीक है, और ये सही भी है। जो बेसिक चीज़ें अगर उपलब्ध ना हो किसी व्यक्ति को तो वह व्यक्ति क्या है, गरीब कहलाएगा यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक सभी को? सभी को क्लियर है? तो ये गरीबी के आपका सिंपल लैंग्वेज में आपकी जो डेफिनेशन है वो है आपकी, ठीक है, परिभाषा है आपकी, जो आम बोलचाल की भाषा में जो हम समझते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर? तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि लिखना चाहे तो आधारभूत चीज़ों का अभाव, आधारभूत चीज़ों का अभाव, जिसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, आपका रोटी कपड़ा मकान, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। आधारभूत चीज़ें जो मेन बेसिक चीज़ है, जो बेसिक नीड है जिसको बोला जाता है, किसी आदमी के जीवन यापन के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ें जो होती है वो ये 3 चीज़ें होती हैं, जिससे वो अपना जीवन स्तर जी सके, जीवन स्तर चला सके। जीवन जीने के लिए
जो बेसिक नीड जो होती है वो मेनली यहाँ 3 चीज़ें ही होती हैं, ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान। तो इन चीज़ों का अभाव होगा तो उसे हम गरीबी की श्रेणी में रखेंगे, उसे गरीबी कहेंगे, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, न्यूनतम जीवन स्तर, न्यूनतम जीवन स्तर पाने में असमर्थ। न्यूनतम जीवन स्तर पाने में असमर्थ, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर जीवन स्तर का जो न्यूनतम रूप है उसको पाने में भी अगर असमर्थ है तो उसे हम गरीब की श्रेणी में यहाँ पर रखेंगे, उसे ही या फिर गरीबी कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें क्लियर है आप लोग को? अभी आम बोलचाल की भाषा हो गई, लेकिन जो गरीबी है उसको क्या है, हमने 2 प्रतिमानों में बांटा है, एक निरपेक्ष गरीबी और एक है सापेक्ष गरीबी, ठीक है। निरपेक्ष गरीबी और एक सापेक्ष गरीबी, गरीबी के 2 प्रतिमानों को हमने यहाँ पर बांटा हुआ है। तो गरीबी के प्रतिमान, गरीबी के प्रतिमान आपके 2 हैं, एक है आपका सापेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी, और दूसरा है आपका निरपेक्ष गरीबी। ठीक है, सापेक्ष गरीबी और दूसरा है आपका निरपेक्ष गरीबी। ये आपके 2 प्रतिमानों में हमने गरीबी को विभाजित किया हुआ है। 2 प्रतिमानों का अपन यूज करते हैं गरीबी को मापने के लिए, एक सापेक्ष गरीबी है और दूसरा है आपका निरपेक्ष गरीबी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? सभी को क्लियर है? अब सापेक्ष गरीबी से आप लोग क्या समझेंगे? सापेक्ष गरीबी किसे कहेंगे? सापेक्ष गरीबी से आप लोग क्या समझते हैं? जो 2 प्रतिमान है गरीबी के मापन के लिए, उसमें एक है सापेक्ष गरीबी और दूसरा है निरपेक्ष गरीबी। तो सापेक्ष गरीबी से आप लोग क्या समझते हैं? एक बार बता देंगे, अगर कुछ भी आइडिया हो तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे सापेक्ष गरीबी मतलब क्या होता है, और ना फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। सापेक्ष गरीबी से आप लोग क्या समझते हैं, एक बार बताएंगे भाई आप लोग। कभी भी नहीं पढ़े हो ये चीज़ें? सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी से आप लोग क्या समझते हैं? सापेक्ष गरीबी मतलब क्या होता है कि सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत जो हम विभिन्न आय वर्ग के जो लोग होते हैं, है ना, हर व्यक्ति की आय क्या है, अलग अलग होती है। किसी व्यक्ति की आय अधिक होती है, किसी व्यक्ति की आय कम होती है। तो जितने भी अलग अलग आय वर्ग के लोग हैं तो उनके बीच असमानता को यह दर्शाता है, ठीक है। आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है, विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है, उसको यहाँ पर सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत यहाँ पर दर्शाया जाता है, ठीक है। विभिन्न आय वर्ग के लोग रहते हैं, जैसे व्यापारी वर्ग क्या है, उच्च आय वर्ग रहता है ना। व्यापारी वर्ग क्या है, उच्च आय वर्ग के लोग रहते हैं। और जो गरीबी रेखा से जो नीचे है
वो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, और एक मध्यम आय वर्ग के भी लोग होते हैं। जो नौकरी पेशा जो लोग होते हैं वो मध्यम आय वर्ग के लोग रहते हैं, तो इनकी आय में क्या है, विषमताएं रहती हैं। तो इन्हीं विषमताओं को यहाँ पर मापा जाता है सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत विभिन्न आय वर्गों की विषमताओं। कितनी विषमता है इसे हम सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत देखते हैं। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? तो यहाँ पर क्या अपन लिख सकते हैं, यहाँ पर सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत विभिन्न आय वर्गों के बीच विषमता। विषमता को हम देखते हैं यहाँ पर, विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है उसको यहाँ पर देखा जाता है। क्लियर है सभी यहाँ तक चीज़ें? सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत हम ये सारी चीज़ों को अपन डिस्कस करते हैं। अभी विषमता मापने के दो मापदंड हैं, ठीक है, दो विधियां हैं। एक है आपका लॉरेंज वक्र और दूसरा है गिनी गुणांक। एक लॉरेंज वक्र, लॉरेंज नामक वैज्ञानिक ने, अर्थशास्त्री ने क्या है, एक वक्र दिया, लॉरेंज वक्र, तो जिससे उसका नाम लॉरेंज वक्र हो गया। और दूसरा क्या है आपका गिनी गुणांक, तो उसको देख लेते हैं यहाँ पर एक बार। तो पहला था आपका लॉरेंज वक्र और दूसरा है आपका गिनी गुणांक। ठीक है, तो ये आपका क्या है, दोनों चीज़ें क्या है आपकी विषमता मापने की विधियां हैं, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक, सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। अभी तक जितना भी मैंने बताया है गरीबी से रिलेटेड, तो इसमें कुछ डाउट वगैरह है आपको तो पूछ सकते हैं। गरीबी से रिलेटेड जो हमारा आज का लेक्चर है, इसमें कुछ अभी तक डाउट वगैरह है तो कुछ आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं ना। अभी तक जितना भी समझाया गया है उसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग बेझिझक होकर। क्लियर है? अब पहले हम समझेंगे लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र के बारे में समझेंगे, फिर गिनी गुणांक के बारे में समझेंगे, फिर हम निरपेक्ष गरीबी को आगे देखेंगे। तो सबसे पहले लॉरेंज वक्र को यहाँ पर देख लेते हैं। लॉरेंज वक्र को यहाँ पर देख लेते हैं अपन। सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत जो लॉरेंज वक्र है, ठीक है, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो लॉरेंज जो वक्र होता है वो इस तरीके से होता है।
ये जो होती है आपकी समता रेखा, ये जो होती है समता रेखा होती है। और ये होता है आपका वक्र, वक्र कहलाता है ये। ये पूरी सीधी रेखा है ना एक, ये जो है आपकी पूरी सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है ये। और ये क्या है आपका वक्र है ऐसे, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पर समता रेखा को दर्शा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस वक्र को, तो ये जो वक्र है ये जितना इस समता रेखा के नज़दीक होगा, ये वक्र जो है जितना इस समता रेखा के नज़दीक होगा उतना ही क्या है विषमता कम होगी, है ना। जितना जो ये वक्र है ऐसे बना हुआ है, वो अगर जितना जो समता रेखा है उसके पास होगा, नज़दीक जितना होगा समता रेखा के, तो उतनी ही क्या है समानता होगी, विषमता क्या है उतनी ही कम होगी, ठीक है। उतनी क्या है विषमता क्या है आपकी कम देखने को मिलेगी। तो इसे ही हम लॉरेंज वक्र के रूप में यहाँ पर जानते हैं। वक्र क्या है, जितना समता रेखा के नज़दीक होगा उतना क्या है विषमता आपको कम देखने को मिलेगी। तो ये आपका लॉरेंज वक्र हो गया यहाँ पर। एग्ज़ाम में आएगा तो आपको ऐसे ड्रॉ करके पूरा बताना है, ऐसे ड्रॉ करके ना पूरा बताना है आपको, ठीक है। लॉरेंज वक्र आय प्राप्तकर्ताओं का संचयी प्रतिशत है ये। ठीक है। और यहाँ पे कुल आय का संचयी प्रतिशत, इस तरीके से इसको नोट कर लेंगे आप लोग। क्लियर है यहाँ तक? छायांकित जो भाग है इसको क्या बोलेंगे अपन? ए बोलेंगे। छायांकित भाग को ए बोलेंगे, जो छायांकित भाग है उसको ए बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? लॉरेंज वक्र क्लियर है?
उसके बाद अपन देखेंगे गिनी गुणांक को देखेंगे यहाँ पर, गिनी गुणांक। अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है गरीबी से रिलेटेड, उसको मापन की विधियां, तो लॉरेंज वक्र के संबंध में अगर पूछता है तो आपको ऐसा ग्राफ ड्रॉ करके वहाँ पे बताना पड़ेगा पूरा आंसर शीट में। ठीक है, ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना है वहाँ पे। लॉरेंज वक्र के बारे में अगर पूछा जाएगा तो इस तरीके से आपको वहाँ पर बताना है, क्योंकि वक्र के बारे में पूछा जा रहा है तो वक्र को तो आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं अपन गिनी गुणांक, जिसको जी से अपन प्रदर्शित करते हैं। जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी क्या है, आय की वितरण की विषमता मापने की एक प्रचलित विधि है गिनी गुणांक। आय वितरण की विषमता को मापने की एक प्रचलित विधि आपकी गिनी गुणांक भी उसी के अंतर्गत आपका आता है। विषमता मापने की प्रचलित विधि दो है, एक लॉरेंज वक्र और एक गिनी गुणांक। तो गिनी गुणांक को जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जी मतलब क्या होता है गिनी गुणांक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, उसको देख लेते हैं। तो जी मतलब होता है जो छायांकित जो भाग है ए, उसका क्षेत्रफल। यहाँ पे लिख लेंगे अपन छायांकित भाग ए का क्षेत्रफल बटे कितना होगा आपका, जो समता रेखा है, मान लो ये वाली समता रेखा है ओ बी समता रेखा है, तो उसके नीचे का जो जितना एरिया है, समता रेखा के नीचे का जितना एरिया है उसका क्षेत्रफल, मतलब ओ ए और बी का क्षेत्रफल, ओ ए और बी का क्षेत्रफल बटे में समता रेखा के नीचे ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, कुल क्षेत्रफल जो है समता रेखा के नीचे का, उसको बटे में यहाँ पर करते हैं गिनी गुणांक का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो गिनी गुणांक मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बटे में अपन जो समता रेखा के नीचे का जो क्षेत्रफल है ओ ए बी का, ये समता रेखा है उसके नीचे का पूरा क्षेत्रफल जो होता है उससे भाग देकर अपन क्या है गिनी गुणांक का मान या वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
अब यहाँ पर गिनी गुणांक मान अगर मान लो 0 आता है, मान लो गिनी गुणांक मान अगर क्षेत्रफल कुछ भी आ रहा है, अगर उसका मान लो 0 आता है तो इसका मतलब क्या होता है 0 का। यहाँ पर देखते हैं अपन, गिनी गुणांक का मतलब अगर जी बराबर 0 है तो इसका मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ही आय प्राप्त हो रही है, एक ही आय। ठीक है, जी बराबर 0 आता है गिनी गुणांक का मान, तो प्रत्येक व्यक्ति को एक ही आय यहाँ पर प्राप्त हो रही है, कोई भी विषमता वहाँ पर नहीं है, आय को लेकर कुछ भी विषमता वहाँ पर नहीं पाई जाती अगर जी बराबर 0 है तो। विषमता 0 है और जी बराबर 1 है तो एक ही व्यक्ति को पूरी आय, एक ही व्यक्ति को पूरी आय। तो यहाँ पे विषमता क्या है, अधिक है। जी का मान अगर 1 है आता है तो एक ही व्यक्ति को पूरी आय यहाँ पर मिल रही है, मतलब विषमता अपने चरम पर है। तो जी के क्या है 0 और 1 मान के हिसाब से अपन विषमता की माप यहाँ पर करते हैं। और जी का अधिकतम मान क्या है, इसीलिए क्या है 1 से अधिक नहीं होता, जी का अधिकतम मान 1 ही होगा। जी का अधिकतम मान 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक को जो हमने समझा है, क्लियर है यहाँ तक सभी को चीजें क्लियर। यहाँ तक सभी को क्लियर है। लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक जो हमने सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत समझा है, क्लियर यहाँ तक। लॉरेंज वक्र को हमने पहले समझा, पहले तो हमने गरीबी को समझा, इसके प्रतिमान को यहाँ पर देखे, सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी। तो सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक 2 प्रकार की विधियाँ हैं विषमताओं को मापने की। उसके बाद हमने लॉरेंज वक्र को देखा यहाँ पर, ठीक है, लॉरेंज वक्र। उसके बाद यहाँ पर गिनी गुणांक को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, गिनी गुणांक को। क्लियर है यहाँ तक सभी को, क्लियर। अब ये हो गया आपका सापेक्ष गरीबी। अब निरपेक्ष गरीबी किसको कहेंगे, निरपेक्ष गरीबी से आप लोग क्या समझेंगे। सापेक्ष गरीबी में तो क्या है, आय की विषमताओं को यहाँ पर अपन मापते हैं, विभिन्न आय वर्गों की बीच विषमताओं को क्या है मापा जाता है सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत। लेकिन निरपेक्ष गरीबी में क्या है, फिर निरपेक्ष गरीबी से आप क्या समझते हैं। किसी को कुछ आइडिया है तो बताएंगे एक बार, फिर अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी
सापेक्ष गरीबी में तो क्या है, आय वर्गों के बीच आय की विषमताओं को मापा जाता है। इसकी दो विधियां थी, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। तो निरपेक्ष गरीबी से आप लोग क्या समझते हैं? निरपेक्ष गरीबी तो निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो मनुष्य की जो पोषक आवश्यकताएं हैं, मनुष्य की जो पोषक आवश्यकताएं हैं या फिर जो अनिवार्यताएं हैं, उसके पैमाने के आधार पर हम गरीबी का निर्धारण करते हैं। ठीक है, मनुष्य की जो पोषक आवश्यकताएं हैं या अनिवार्यताएं हैं, उसके हिसाब से हम गरीबी का यहाँ पर निर्धारण करते हैं। निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत क्या है, हम एक मापदंड बनाते हैं। ठीक है, जो क्या है, मनुष्यों की जो उपभोग व्यय करने की जो शक्ति रहती है मनुष्यों की, ठीक है, मनुष्यों की उपभोग व्यय करने की जो शक्ति रहती है, उसके आधार पर अपन एक मापदंड का निर्धारण करते हैं। अगर उस उपभोग व्यय के ऊपर अगर किसी की शक्ति है तो वह गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा, और किसी की शक्ति अगर उस उपभोग व्यय के जो मापदंड हमने निर्धारित किया है उससे नीचे है तो वह गरीबी रेखा के नीचे उसको माना जाता है। तो यहाँ पर क्या है, उपभोग व्यय के आधार पर हम एक मापदंड का निर्धारण यहाँ पर करते हुए निरपेक्ष गरीबी को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पोषण आवश्यकताओं को क्या है, ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, सापेक्ष गरीबी में क्या है, केवल आय विषमताओं को ही माप रहे थे, और यहाँ पे क्या है, पोषण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक उपभोग व्यय के अनुसार अपन मापदंड यहाँ पर निर्धारित करते हैं। तो उस मापदंड को ही हम क्या बोलते हैं, गरीबी रेखा बोलते हैं। अगर उसके ऊपर है तो गरीबी रेखा से ऊपर कहा जाएगा, उसके नीचे है तो गरीबी रेखा से नीचे कहा जाएगा। तो उपभोग व्यय के आधार पर हम यहाँ पर मापदंड का निर्धारण जो किया जाता है उसे निरपेक्ष गरीबी के नाम से यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो पोषण आवश्यकताओं के अनुरूप न्यूनतम उपभोग व्यय का निर्धारण किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, पोषण आवश्यकताओं के अनुरूप न्यूनतम उपभोग व्यय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, उपभोग व्यय के आधार पर अपन एक मापदंड यहाँ पर निर्धारित करते हैं। ठीक है, अब कितने लोग इस न्यूनतम मापदंड के ऊपर है तो गरीबी रेखा के ऊपर, अगर इस मापदंड के नीचे है तो उसे गरीबी रेखा के नीचे कहा जाता है, और इस न्यूनतम मापदंड को ही गरीबी रेखा कहा जाता है। ठीक है, न्यूनतम मापदंड को ही गरीबी रेखा कहा जाता है।
ठीक है, न्यूनतम मापदंड को ही गरीबी रेखा यहाँ पर कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका हो गया निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी इसे कहते हैं। ठीक है, अब भारत में जो गरीबी है उसका जो मापन के लिए हम जो विधि को अपनाते हैं वो हम निरपेक्ष गरीबी के प्रतिमानों को ही यूज़ करते हैं। भारत में गरीबी अगर देखा जाए आज़ादी के पहले या उसके बाद से, तो जिन प्रतिमानों को अपनाया गया है भारत में, तो उसमें क्या है, हमने निरपेक्ष प्रतिमानों को ही गरीबी के मापन के लिए यहाँ पर अपनाया है। ठीक है, निरपेक्ष मतलब उपभोग व्यय के आधार पर हम गरीबी का यहाँ पर निर्धारण करते आए हैं। तो इसके लिए क्या है, समय समय पर क्या है, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपनी अपनी राय या ओपिनियन या अपने मापदंड यहाँ पर निर्धारित किए हुए हैं। पहले समय समय पर बहुत सारी कमेटियाँ बनी हैं, समितियाँ बनी हैं, जिन्होंने अपने अपने हिसाब से एक उपभोग व्यय का निर्धारण किया है, निर्धारण करते आए हैं। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो निरपेक्ष प्रतिमान का ही यहाँ पर उपयोग यहाँ पर किया जाता है। भारत में गरीबी की माप के लिए अपन निरपेक्ष प्रतिमानों का ही उपयोग करते हैं। इतना क्लियर है यहाँ तक? और समय समय पर क्या है, विभिन्न कमेटियाँ क्या है बनी है गरीबी के मापन के लिए, जो अपने आधार पर क्या है एक उपभोग व्यय का मापदंड उन्होंने निर्धारित किया है। ठीक है, तो उन कमेटियों के बारे में ही हमने यहाँ पर डिस्कस करना है आगे। क्लियर है यहाँ तक? बहुत सारी कमेटियाँ बनी हैं। ठीक है, बहुत सारी कमेटियाँ हमारे सामने बनी है पहले। तो सबसे पहले क्या है, आपका जो दादा भाई नौरोजी, जिसका नाम आप लोग इतिहास में बहुत पढ़ते होंगे, दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। तो सबसे पहले आपके दादा भाई नौरोजी जो थे, उन्होंने ही क्या है गरीबी की माप के लिए अपनी पुस्तक थी उनकी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पहले जो दादा भाई नौरोजी जो थे, यहाँ पर देखेंगे अपन, दादा भाई नौरोजी, तो इनकी एक पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी की बहुत ही प्रसिद्ध उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। तो इसमें सबसे पहले जो गरीबी के मापन को है, वो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से उनका अनुमान लगाया गया। सबसे पहले जो गरीबी के मापन के लिए वो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति को महत्व दिया गया। यहाँ पर गरीबी के मापन के लिए सबसे पहले न्यूनतम आवश्यकताओं, जो बेसिक नीड है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति को यहाँ पर रखा गया था। सबसे पहले उन्होंने अपनी पुस्तक में
सबसे पहले यही चीज़ों को बताया है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आपकी जो कमेटी थी वह थी नीलकांत डांडेकर एवं वीएम रथ के फॉर्मूले। तो कमेटी वहाँ एक कमेटी इसके बाद बनी थी यहाँ पर 1971 में अपन बोल सकते हैं। नीलकंठ दांडेकर एवं नीलकांत दांडेकर वीएम रथ फॉर्मूला, वीएम रथ फॉर्मूला। वीएम रथ फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपका क्या है, नीलकंठ दांडेकर एवं वीएम रथ फॉर्मूला। तो इस कमेटी के बारे में क्या है हम लोग थोड़ा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ना, क्योंकि अभी टाइम हो गया है, अगला क्लास है। तो ये कमेटी है, और भी कमेटियां हैं। तो बहुत सारी कमेटियां बनी गरीबी के निर्धारण के लिए भारत में। तो उसको क्या है एक साथ हम क्या है नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिससे क्या एक ही फ्लो में हमारा कमेटी पूरा कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करते हैं कमेटी के बारे में। तो आज यहीं तक रखते हैं फिर। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू आप सभी को लाइव ज्वाइन होने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।